100 फ्रैक्शंस, वो 100 फ्रैक्शंस याद करवा रहे थे, तब कहते थे सुपर ट्रिक है। अबे 100 फ्रैक्शन तो मैं ज़िंदगी में नहीं याद हुए। मैं अपने सुपर ट्रिक में ना केवल चार चीज़ें आपको याद करवाऊंगा, केवल 4 चीज़ें, जरा देखना मेरे दोस्तों। मेरा आपसे कहना है, क्या आपने कभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्या आपने कभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नाम से कोई शब्द सुना है? बताओ भाई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या अपनी लाइफ में कभी सुना है? क्या आप पहली बार ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हो क्या जिंदगी में? बताओ भाई, बताओ, अपनी याददाश्त पढ़ो। मैं आपको बताऊं, हर बच्चा यहां पर कम से कम 50 बार ये वर्ड सुन चुका है, ये 50 बार ये वर्ड सुन चुका है। इलास्टिसिटी दोस्तों टॉपिक तो इजी है, लेकिन उसमें एक ये पोर्शन जो है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला, ये बड़ा मुश्किल माना जाता है। इस पे जो नई नई चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कई कई कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो अक्सर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को गलत करते हैं, क्योंकि वो ये कंप्लेन करते हैं कि जब उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा तो उन्हें समझ में ही नहीं आया था। दोस्तों आज के इस लेक्चर में बिल्कुल उल्टा होने वाला है। जो बहुत टफ कहा जाता है, जो कहा जाता है बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपको सब कुछ समझ में आएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत बोरिंग कहा जाता है, आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप खुद जांच पड़ताल खोजबीन करने लगोगे, भाई यार क्या फीलिंग आ गई, अंदर से फीलिंग आ गई यार, अंदर से फीलिंग आ गई। और तीसरी बात, जो क्वेश्चंस नहीं होते थे ना, वो सारे क्वेश्चन आपसे हुआ करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम ईजी बन जाएगा सब कुछ आपके लिए। दोस्तों यही हमने आपसे कहा कि कौन कहता है कि फिजिक्स आसान नहीं, ठीक है? एक बार अच्छे से पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश तो करो यारो, ठीक है दोस्तों? तो आज तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम आपकी चर्चा करते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट की। प्रोपोर्शनल एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है भाई? प्रोपोर्शनल लिमिट, इस टॉपिक की हम पहले चर्चा करते हैं। मेरे दोस्तों हमने ये कहा, हम अभी तक किसकी बात कर रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, 3 तरह की इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, जिसमें एक इलास्टिसिटी होगी लेंथ वाली, एक होगी शेप वाली और तीसरी होगी वॉल्यूम वाली। हमने चर्चा करी थी कि अगर मैं बबलू के कान को ऐसे खींच दूँ तो लेंथ की इलास्टिसिटी ऐसे घुमा दूँ तो मेरे दोस्तों शेप की इलास्टिसिटी, और अगर बबलू ने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, उसको गर्दन तो नहीं लेकिन उसकी बाह को मैं ऐसे पकड़ दूं और दबा दूं, तो मेरे दोस्तों वो वॉल्यूम की इलास्टिसिटी, वॉल्यूम में अगर किसी चीज़ का कम कर रहा हूं। मेरे दोस्तों मेरा आपसे कहना है, मैंने यहाँ पर एक ये रॉड थी, फोर्स लगा के बेटा मैंने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, इसकी लेंथ को मैंने डेल्टा एल बढ़ा दिया। अगर फोर्स एफ था तो ये बच्चे को पता है, ये आपके रिक्शे वाले को भी पता है, ये हर रिक्शे वाले तक को पता है, ठीक है, कि भैया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। बेटा ये तो उसको पता है, ये पता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला था? F/A = y डेल्टा एल ओवर एल। ये फॉर्मूला था कि नहीं था? ये फॉर्मूला था दोस्त। अगर मैं इस फॉर्मूले में F = 0 कर दूँ, मैंने पहले क्या किया? मैंने ऐसे फोर्स लगा के डेल्टा एल बढ़ा दिया, मैंने डेल्टा एल बढ़ा के मैं फोर्स को 0 कर दिया। बेटा इस फॉर्मूले में अगर डेल्टा एफ को 0 कर दूँ, अगर मैं एफ को 0 कर दूँ, एरिया तो 0 होना नहीं है, वाई 0 होना नहीं है, इनिशियल लेंथ 0 होनी नहीं है, डेल्टा एल 0 हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है यार, स्प्रिंग को खींचोगे तो वो बढ़ जाएगी उसकी लेंथ। भैया तो फोर्स 0 कर दोगे, पुरानी लेंथ में आ जाएगी यार, ये तो एकदम ईजी है दोस्त। मेरे कहना है कि ये अगर ईजी है डेल्टा एल, मेरे भाई अगर 0 है तो क्या ऐसा हमेशा होता है क्या? ऐसा हमेशा होता है क्या? देखो पढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँ, फील आ जाए अंदर से, हाँ यार चमक गया। एक है मैं सीधे इसकी डेफिनेशन लिखवा दूँ, मेरे को वो मेरे मज़ा आता नहीं, मैं तो बिल्कुल बेसिक से रिक्शे वाले तक को समझ में आ जाए ऐसी फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है भाई? चलो तो बच्चा मेरा आपसे कहना है डेल्टा एल, क्या मेरा अब अगला प्रश्न है, क्या ऐसा हर बार होता है? याद करो वो दिन जब तुम थे नॉटी और तुम च्युइंगम लेते थे और मम्मी परेशान हो जाती, पापा परेशान हो जाते थे, यार ये च्युइंगम हर जगह चिपका देता है, चिपका देती है। दोस्त तुम च्युइंगम को खींचते थे, उसकी लेंथ बढ़ती थी, फिर उस च्युइंगम को छोड़ देते थे, फोर्स को 0 कर देते थे, तो क्या वो च्युइंगम पुच करके पुरानी लेंथ में आ जाती थी क्या? छोटी सी हो जाती थी क्या? नहीं होती थी ना, नहीं होती थी। अच्छा, बबलू ने एक पेन निकाला, पेन से जो है एक स्प्रिंग निकाली, थोड़ी सी खींची तो वो पुरानी स्थिति में लौट के आ गई। खूब सारी खींच दी, तुम सबने भी कर रखा है,
बबलू की बात नहीं, तुम सबने भी कर रखा है, मैंने भी कर रखा है यार। अगर हमने बचपन में वो शरारतें ना करी हों तो फिर बचपन का मतलब क्या है, और बच्चे होने का मतलब क्या है। 2-4 चीज़ें तोड़ी ताड़ी ना हो, 2-4 चीज़ों को पेचकस लगा खोला ना हो, तो वो फिर बचपन ही क्या है। ठीक है दोस्त, हमारा आपसे कहना ना भाई ना मोबाइल को मत खोलियो भैया, मुन्ना मोबाइल मत खोलियो है। गौरव सर ने कहा था मेरे को मोबाइल खोलो, मैं तो खोलूंगा, अरे बचपन ही क्या, देखो मम्मी ओ बाबू। ठीक है दोस्त, हमारा आपसे कहना है स्प्रिंग जब आपने ख़राब करी थी ना, तो आपने जब बहुत ज़्यादा खींच दी थी तो बेटा उसके बाद आपने जब फोर्स 0 कर दिया था ना, तो वो अपनी पुरानी लेंथ में लौट के नहीं आई थी। डेल्टा एल 0 होने का मतलब क्या है, फाइनल लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ। इसका मतलब ये है पर बच्चा, मेरा कहना है ऐसा नहीं हुआ था स्प्रिंग के केस में, ऐसा नहीं हुआ था किसके केस में, च्युइंगम के केस में भी ऐसा नहीं होता। च्युइंगम बहुत थोड़ा सा खींचो ना, करके देख लेना, थोड़ा सा खींचो तो वो पीछे जाएगी। ठीक है, बहुत थोड़ा सा खींचोगे पीछे जाएगी, लेकिन ज़्यादा खींच दोगे तो थोड़ी पीछे जाएगी, लेकिन पुरानी स्थिति में पुरानी लेंथ में लौट के नहीं आएगी। स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचोगे पुरानी लेंथ में लौट के आ जाएगी, ज़्यादा खींच दोगे पुरानी लेंथ में लौट के नहीं आएगी, थोड़ी सी उसकी लेंथ बढ़ी ही रहेगी, डेल्टा एल 0 नहीं होगी। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमेशा नहीं लगता है कुछ। अगर डेल्टा एल छोटा हो तो लग जाता है, लेकिन बड़ा हो तो नहीं लगता है। आप अपने मोजों को देख लेना, सॉक्स को देख लेना। ठीक है, नया मोजा लेकर आए, ठीक है, थोड़ी दिनों में क्या होता है उसकी इलास्टिक ढीली हो जाती है। क्यों, बहुत बाहर खींच दो। आज चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा खींच दो ना इलास्टिक को, तो आप देखते हो इलास्टिक ढीली हो जाती है। ढीली का मतलब क्या, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, यानी डेल्टा 0 नहीं हुआ। बबलू तुम इसको करके मत देख लेना, मुझे पता है तुम्हारे पिताजी लठ लेके मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हमारे जॉकी के मोजे थे 150 रुपये के, खराब करवा दिए गौरव सर ने। भैया ऐसा करके मत देखना, ठीक है मेरे दोस्त। इसका मतलब ये निकल के आता है, ये फॉर्मूला जो ये कहता है कि F = 0 पर डेल्टा L = 0 होगा, ये जब डेल्टा एल कम होना तभी लग पाता है दोस्त। इसका क्या मतलब है, प्रोपोर्शनल। यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है, ये प्रोपोर्शनलिटी का फॉर्मूला है। स्ट्रेस यहाँ पर देखें, वाई कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये कह रहा है ना, ये तो कह रहा है मेरे दोस्त। मेरा कहना है ये प्रोपोर्शनलिटी ना एक पर्टिकुलर डेल्टा एल की लिमिट तक ही काम करती है। ठीक है, इसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट या फिर इसे हुक्स लिमिट भी कहते हैं, इसे हुक्स लिमिट भी कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इन लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेशन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल इलोंगेशन मतलब लेंथ में इलोंगेशन, इन लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन ओनली, या अप टू ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डेल्टा एल ओनली, दैट वैल्यू इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ पर हम अक्सर डेल्टा एल की जगह पर स्ट्रेन में हम चर्चा करते हैं, डेल्टा एल और एल में। तो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होगी बेटा, बहुत कॉमन सेंस वाला मामला। क्या मैंने आपको कुछ रटाया नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिकल बातों से आपको समझाया। बच्चा मेरा आपसे कहना है प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, द लिमिट ऑफ स्ट्रेन अप टू विच। देखो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, मेरा लॉजिक क्या है, मेरा लॉजिक है अगर डेल्टा एल बहुत बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि तब F = 0 पर डेल्टा एल 0 नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है। डेल्टा एल अगर बहुत बड़ा हो रहा है तब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला रिलेशन नहीं रहेगा, यानी कि प्रोपोर्शनल नहीं होगा। स्ट्रेस विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हमने कहा द लिमिट ऑफ स्ट्रेन अप टू विच स्ट्रेस remains proportional to स्ट्रेन। ठीक है, मैं बताऊं आपको 50% टॉपिक्स ऐसे हैं ना फिजिक्स में जो इतने इंटरेस्टिंगली पढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, इतना इंटरेस्टिंगली पढ़ाए जा सकते हैं, कुछ कहने की ही नहीं। ठीक है, अब बिल्कुल ही मैथमेटिकल से है तो बात अलग रही। तो 50% ऐसे इतने रात दिन आदमी डूबा रहे फिजिक्स में, इस तरह भी पढ़ाया जा सकता है। चलो प्रोपोर्शनल लिमिट हमने पढ़ ली, ठीक है भाई, उस लिमिट तक। जनरली यहाँ पर मुझे एक लाइन और लिखनी चाहिए कि जनरली ना ये 1-2% ही होती है, 1-2% ही होती है। लिख देता हूँ, जनरली इट इज़ 1-2%। आपकी NCERT जो है ना, आपके NCERT में तो अप टू <1% है, बट जनरली हमारा कहना है जो भी मटेरियल, जैसे मान लो हम बात करते हैं स्टील की बात करते हैं, या मेटल्स की बात कर लेते हैं, सिरेमिक्स की बात कर लेते हैं, कंक्रीट की बात कर लेते हैं, इन सब में ये जो है 1-2% ऑफ द स्ट्रेन ही प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं रह जाते हैं। चलो भाई, नहीं रह जाते हैं मेरे बच्चे, मेरा आपसे कहना है
मेरा दोस्त आपसे कहना है, अगला टॉपिक आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बेटा कोई भी कर्व, कोई भी ग्राफ खींचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई भी कर्व, कोई भी ग्राफ खींचने के लिए इक्वेशन पता होनी चाहिए। मैं एक ऐसा ग्राफ खींचना चाहता हूँ जहाँ पर इस एक्सिस पर तो हो स्ट्रेस, इस एक्सिस पर हो स्ट्रेस और इस एक्सिस पर हो स्ट्रेन। ठीक है बेटा। और उससे पहले मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरे बच्चा मुझे ये बताओ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बताओ भाई ये किसका ग्राफ बनाता है? ये ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करता हूँ, इस इक्वेशन को अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो क्या बनता है? क्या मैंने आपको कभी ऐसा पढ़ाया है? पढ़ाया भाई, कब पढ़ाया है मैंने आपको? ठीक है भाई, इनिशियल चैप्टर से पढ़ाया है। दोस्त बताइए, हमने ग्राफ पढ़े थे और ग्राफ में हमने पढ़ा था कोई स्ट्रेट लाइन बनता था, कोई पैराबोला बनता था। पढ़ा था आप लोगों ने? बबलू कह रहा हाँ जी हमने तो पढ़ा था। बताओ भाई कितने लोगों को याद है ये क्या बनता था? स्ट्रेट लाइन बनता था। नहीं पता है तो आज पता कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन बनता है। मैं इसमें एक वो भी बनाता हूँ, ग्राफ भी बनवाता हूँ, टेबल भी बनवाता हूँ आपको। ठीक है, चलो दोस्त ये होता है। तो इसमें m क्या होता है? m को हम कहते हैं स्लोप। अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये कुछ इस तरह से बनती है। इस तरह से अगर दोस्त बनती है तो मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है थीटा। ठीक है भाई मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है ये है थीटा। अगर दोस्त ये है तो m जो होता है ना, m दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। ये स्लोप या फिर इसे ग्रेडियंट भी कहते हैं। और मेरे दोस्त हमेशा इसमें थीटा हम यहाँ से मेजर करते हैं। अगर हम देखें तो ऐसे करके लाइन है तो उसकी m पॉजिटिव होती है, और अगर ऐसे करके लाइन है, ठीक है, तो उसकी m नेगेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पर थीटा आपको दिखाई दे रहा है 90 से ज़्यादा है, और थीटा का 90 से ज़्यादा हो तो टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है। चलिए भाई दोस्त, ये c क्या है बच्चों? ये c होता है ये c इज कि उसने y एक्सिस पर कितना सेगमेंट काटा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि c इक्वल टू 0 और m पॉजिटिव है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तरह का कोई इक्वेशन है, इस तरह का कोई इक्वेशन है, अगर c इक्वल टू 0 तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स बन जाएगा। अगर कुछ इस तरह का इक्वेशन है और क्वेश्चन कहता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, किस तरह का इसका ग्राफ बनेगा, तो बेटूरे क्या आपको दिखाई दे रहा है? c तो 0 हो गया, c 0 हो गया। ये क्या था? c क्या था? y एक्सिस पर कितना सेगमेंट काटा गया है दोस्त? अगर ऊपर सेगमेंट काटा गया हो ना इस लाइन द्वारा तो पॉजिटिव हो जाता है, नीचे काटा गया हो तो नेगेटिव हो जाता है। यहाँ तो कोई सेगमेंट ही नहीं है, इसका मतलब y एक्सिस पर तो ये ऐसे करके जाएगी। और हमने ये कहा अगर m पॉजिटिव है तो इस तरह से, और अगर m बेटा नेगेटिव है तो बेटा इस तरह से ये लाइन बन जाएगी। हमने कहा m अगर पॉजिटिव हो तो ये y और ये x इस तरह से ग्राफ बनेगा। बच्चा मेरा आपसे कहना है y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। बेटा ग्राफ अगर इस तरह से बना है तो मेरे पास एक और मेरे पास इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स बना है इस तरह से। बच्चा मेरे पास एक और इक्वेशन है, स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। बेटा जरा ये देखना, ये क्या हुआ, ये क्या होगा मेरे बच्चे? मेरा आपसे कहना है देखो मैं x की जगह पे स्ट्रेन ले आया हूँ इक्वेशन में, मैंने ग्राफ में भी तो यही किया, x की जगह पे यहाँ पे स्ट्रेन ले आया हूँ। मैं y की जगह पर, आप देखो मैं y की जगह पर स्ट्रेस ले आया हूँ इस इक्वेशन में, तो देखो ग्राफ में y की जगह में स्ट्रेस ही ले आया हूँ। यहाँ पर क्या है? ये m क्या है? एक कांस्टेंट है। ये y क्या है? ये भी एक कांस्टेंट है। दोस्तों बिल्कुल मिलता जुलता इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स से बिल्कुल मिलता जुलता है, तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल मिलता जुलता बन जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ तक बनेगा तो ये ग्राफ, लेकिन बनेगा कब तक? मैंने आपसे ये कहा कि ये इक्वेशन जो है ना, स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, केवल प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही लागू होता है। इस प्रोपोर्शनल लिमिट को अगर मैं पॉइंट ए की तरह दिखा रहा हूं तो ये पॉइंट हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट, जो मैंने कहा कि 1% या उससे कम रहता है, 1-2% के आसपास रहता है। तो मेरे दोस्त ए पॉइंट जो है उसको हमने कहा प्रोपोर्शनल लिमिट। चलो भाई ये है, तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आपसे आपको क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है जी यहाँ पर हमने स्ट्रेस ले लिया, यहाँ पर हमने स्ट्रेन ले लिया, ठीक है भाई, ये उसका ग्राफ दे दिया।
आपसे पूछेगा वाई कितना होगा, यंग मॉडुलस कितना होगा। स्ट्रेस जो है ना वो इसने डाइन, सपोज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, और स्ट्रेन जो है ना वो परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया है। और यहाँ पर इस पॉइंट की, ये प्रोपोर्शनल लिमिट का एंड पॉइंट है, मान लो इसकी या इसकी जो लिमिट दे रखी है, इसकी ये वाला जो पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है सपोज 0.7%, ठीक है भाई। और मेरे दोस्त यहाँ वाला जो है ना ये दे रखा है सपोज 10 की पावर 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। पूछा है SI यूनिट में यंग मॉडुलस पूछा है, y की वैल्यू SI यूनिट में कितनी होगी। कुछ नहीं करना यार, हमको कुछ नहीं करना। यहाँ से अगर हम देखें, आपको सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला, या तो आप यहाँ से सीधे सीधे कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो इस वाले ग्राफ में, स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ में जो स्लोप होगा वो y के बराबर होगा। और नहीं तो सीधे सीधे आप वही क्वेश्चन लगा दो, स्ट्रेस इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। सही यूनिट में हम रख देंगे, सही यूनिट में हम वैल्यूज रख देंगे। बच्चा हमने ये रखा स्ट्रेस क्या है 10 की पावर 5, लेकिन मेरे बच्चा ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको याद हो वाई की जो वैल्यू होती थी, वाई की ऐसा यूनिट जो होती थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती थी, लेकिन हमने इसे CGS यूनिट पे दे रखा है। सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने पढ़वा रखा है आपको, डाइन फाइन के बारे में पढ़वा रखा है मैंने, आपको बता रखा है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, 1 लाख डाइन। मैं एक टीचर के बारे में वो जोक भी बता चुका हूँ मैं, कि वो अपनी बीवी से मजाक करते थे कि तुम मेरी बहुत प्यारी न्यूटन हो। ठीक है, बीवी समझती थी यार तारीफ ही कर रहे होंगे यार, आइंस्टीन न्यूटन वगैरह इन सब से हमारी कंपैरिजन कर रहे हैं। एक दिन बीवी को पता चला, ये एक उनके कहने का मतलब था कि तुम बिल्कुल 1 लाख डाइन के बराबर हो। ठीक है बच्चा, इससे आपको याद रहना चाहिए कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन है। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, बेटा ये 0.7% है। लेकिन हमें ये बात पता है कि जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन को हम परसेंटेज में नहीं, हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L, परसेंटेज में चेंज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो परसेंटेज में दे रखा है 0.7%, तो इसे डेल्टा L/L फ्रैक्शन में लिखने के लिए 0.7 100 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये तो आ गया 0.7 अपॉन 100। बच्चा अगर हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं, जल्दी से कर देता हूँ मैं, 10 की पावर 5 इंटू डाइन। अब जरा देखो भाई, डाइन है तो इसको मैं इधर ले गया। ठीक है भाई, एक डाइन जो है ना बेटा, एक डाइन जो होती है वो 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर होती है। ठीक है भाई, तो हमारे तो सवाल आपसे कहना है ये हो जाएगा 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई, दोस्त सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ही उन्होंने पूछा है, इन्होंने वो चेंज मैंने किया, तो 10 की पावर -2 मीटर और फिर उसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ किया 0.7 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ इसको मैं। दोस्त यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये देखते हैं तो ये 10 की पावर -4 आएगा, लेकिन ये नीचे है ऊपर पहुँचेगा 10 की पावर 4 हो जाएगा। न्यूटन तो चल ही रहा है यहाँ पर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। दोस्त ये भी ऊपर पहुँचेगा तो इसके ऊपर 6 हो जाएगा डिवाइड बाई 0.7। यहाँ से मेरे दोस्त ये आएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने आपसे ये भी चर्चा कर रखी है, कहीं ना कहीं डिवीज़न की मैंने चर्चा कर रखी होगी। ठीक है भाई, नहीं कर रखी है तो एकदम तेज़ी से आप लोगों को, जो लोगों ने ये वाला वीडियो पहले नहीं देखा है, इस तरह के वीडियो पहले नहीं देखे हैं, जो नए हैं, जो पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है, मैं डिवीज़न आराम से हो जाए, डिवाइड आराम से हो जाए, मल्टीप्लिकेशन तो बच्चा बहुत आराम से कर लेता है, डिवाइड करने में बड़ी परेशानी होती है। दोस्तों मैं आपको कई सारे शॉर्टकट्स बताता हूँ, अंडर रूट का, क्यूब रूट का, डिवीजन का, और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। दोस्त मेरा आपसे ये कहना है, मेरा दोस्त आपसे कहना है कि मैं आपको 2-4 चीज़ें याद करवाता हूँ। वो होती हैं 1/1, 1/2 से लेके 1/ एटलीस्ट 15-16 तक की वैल्यूज़ मैं आपको याद करवाता हूँ। देखो भाई, बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, देख लेना। ठीक है, इसलिए कि जो बच्चे नए आए हैं, पुराने हैं, जिन्हें पता है वो भी एक बार रिवीजन कर लें। 1/1 होता है 1/2 0.50, 1/3 0.33, ये आपको बात पता है। 100 को 3 से डिवाइड करेंगे 33 आता है। 1/4 सबको पता है 0.25 होता है, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25। 1/5 0.20, यहाँ तक सबको पता होता है। अगला मैं आपसे बताता हूँ 1.6। एक मैंने वीडियो देखा, उसमें एक टीचर जो है कह रहे थे ऐसे, वो 100 उन्होंने वीडियो का वो बना रखा था कि डिवीजन बनाने की सुपर ट्रिक। अच्छा भैया, जो हमने उसको अंदर खोल के देखा तो वो कह रहे बहुत आसान है, ये 100 फ्रैक्शंस याद कर लो।
100 फ्रैक्शंस, वो 100 फ्रैक्शंस याद करवा रहे थे, तब कहते थे सुपर ट्रिक है। अब 100 फ्रैक्शन तो मैं ज़िंदगी में नहीं याद हुए, मैं अपने सुपर ट्रिक में ना केवल चार चीज़ें आपको याद करवाऊंगा, केवल 4 चीज़ें, ज़रा देखना। 1/6 दोस्त 0.16, ये आपको याद करना है। 1/7 आपको याद होना चाहिए 0.14। देखो भाई 16 6 96 होता है, ठीक है भाई। तो 100/6 होता तो 16 हो जाता, 1/6.16। अगर हम इसको देखें 7 × 7 49 होता है, 7 × 7 49 होता है, तो 7 × 14 98 हो गया। 100/7 ऑलमोस्ट 14 के बाद 98/7 14 हो जाएगा, ठीक है भाई। 98/7 14, तो 100/7 ऑलमोस्ट 14, ये सारे ऑलमोस्ट है। 1/8 0.12, ठीक है। यहाँ से देख लो आप 1/4 है, इसको हाफ कर दिया, 25 का आधा 12.5 है, लगभग ये हो गया। 1/9 = 0.11 होता है, ये 0.11 चलता रहता है। 1/10 तो बच्चे को पता है 0.10 होता है। देखो 1 2 3 और ये 4, ये 4 चीज़ें याद कर लेना, ये सबको याद होती हैं, ये सबको पता होता है। अब जादू देखो बच्चा, देखो x = अगर मैं y/z करता हूँ ना, तो मैं ये कर सकता हूँ, इस z को इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ z = y/x, ये भी लिख सकता हूँ मैं। इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, सेम चीज़ है, ठीक है। जरा देखना, मैं आपको डिवीजन की ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद इस टॉपिक पर फिर से लौट कराऊंगा। बच्चा 1/11 दिखना है मुझे, क्या होता है देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है, इस 11 को मैं इधर ले आया, 9 को इधर ले जाता हूँ, 0.09। 1/12 देखना है, ये सारे अप्रॉक्सीमेट हैं, सारे अप्रॉक्सीमेट हैं, ठीक है। 12 यहाँ दिखाई दे रहा है, 12 को इधर ले आओ, 8 को इधर ले जाओ, टेन टेन, कितना इजी, केवल 4 चीज़ याद करवाई मैंने। 1/11 बोलो बबलू, बोलो क्या होगा, चंपूस एंड चंपीस बोलो क्या होगा। इसको इधर लाया, इसको इधर, आसान, ये आसान है कि नहीं है भाई, आसान है। जब मैं कोठा में था तो हमारे यहाँ एक सर थे, अजीत अग्रवाल सर थे, तो वो बहुत बोला करते थे ये आसान है, ये आसान है। बच्चे बताया करते थे सर क्लास में बहुत बोलते हैं, संदीप माहेश्वरी बहुत बोलता है आसान है। दोस्तों संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो है बहुत प्यारा, ठीक है, लास्ट ऐसे कुछ करके है, द लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार, यार रियली बहुत बढ़िया है, रियली बहुत बढ़िया है, जरूर देखना, मजा आ जाएगा देख के, लाइफ चेंज हो जाएगी, जरूर देखना। संदीप माहेश्वरी करके हैं, उनका लास्ट लाइफ 2 घंटे का है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 2-3 बार में देखो, अमेजिंग है, जरूर देखना। 1/, कहाँ तक हो गया भैया, ओए और ये क्या हुआ, 11 के बाद 12 तो हो ही गया था, ये तो दोस्त ये हो गया। अगला आता है 1/13, अभी आराम करने देते हैं, 1/14 को कहते हैं। बच्चा देखो 14 यहाँ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 0.07। 1/16 देखते हैं, ये रहा, इसको इधर ले आओ, इसको ले जाओ, 0.06। अब अगर 1/15 देखना है तो इन दोनों का एवरेज लो, मोटा आ जाएगा 1.075। इन दोनों के 13 देखना है, इन दोनों का एवरेज लो 1. यह भी करीब इन दोनों के बीच ये हो जाएगा 0.065, इन दोनों का एवरेज होगा 0.075। मेरे दोस्त ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हैं, लेकिन अगर आपको ये याद है, केवल ये 4 याद हैं बेटा, केवल ये 4, 1 2 और 3 और 4 बेटा, इतना आसानी हो जाती है, इतना आसानी हो जाती है। सपोज आपको 57/7 ये दे रखा, या 57/14 दे रखा है, ठीक है, 57/14 दे रखा है। सीधे सीधे आप क्या करोगे, इसको 57 × 1/14 मुझे पता है 0.07, 0.07। मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान होता है, 7 7 9, 4 ऐसा 7 रुपये 39 और 2 हो गया भैया, आंसर आ गया आपका। समझ में आ रहा है भाई, 7 7 49, 4 उतर के 7 पे, हाँ ये हो गया भाई। तो मेरे दोस्तों इस तरह से आप बहुत तेजी से आपने क्या किया, डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज आप कर सकते हैं। चलो तो दोस्तों इसी तरह से मैंने यहाँ पे किया था, 0.7 से डिवीजन था, मैंने उसे, मुझे पता है 7 से डिवीजन करता तो 0.14 था, 0.7 से किया, 14 आना चाहिए था, 14 था तो मैंने एक पावर यहाँ बढ़ा के 1.4 कर दिया। चलो अब आता है भाई, आगे देखते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर बेटा रे प्रोपोर्शनल लिमिट से भी बबलू ने ज्यादा खींच दिया, बबलू ने अगर स्प्रिंग को, च्युइंगम को, ठीक है, मोजो को, रबर बैंड भी तो ढीली हो जाती है, तो दोस्त उसको प्रोपोर्शनल लिमिट से भी ज्यादा खींच दिया तो क्या होगा कलिया। आओ देखते हैं। हमारा कहना है स्ट्रेस, कई जो हमारी बुक्स हैं उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट को एक दूसरे नाम से कहा जाता है, इलास्टिक लिमिट से, लेकिन वो ठीक नहीं है। इलास्टिक लिमिट अलग चीज़ है, प्रोपोर्शनल लिमिट अलग चीज़ है, ठीक है। हल्की सी कमी छोड़ देते हैं, और ये कमी आपकी महान पुस्तक NCERT वालों ने भी छोड़ दी है, ठीक है, उन्होंने भी एक कमी छोड़ दी। देखना आप, एक लाइन में लिखा हुआ है उसमें
कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू ऐसे कुछ करके लास्टिक लिमिट लिखा हुआ है, वो गलत है। क्यों गलत है आइए हम देखते हैं। एक लाइन गलत लिखी हुई है। हमारा कहना है अगला आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बियॉन्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। बच्चा द मेन पॉइंट इज that if you are not making the notes, then you will suffer too much. It is my humble request that when you are seeing this there, I am not there to check and molding your can if you are not making the notes, but it is very essential for you to make the notes as well as to do the questions, as well as be very sincere and very regular about watching your videos. You have to be very sincere about keeping your mental health very much up to the mark, your confidence, your energy levels high. ठीक है भाई, इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि तब आप जब आप इतनी चीज़ों को कर ले तो पढ़ाई अपने आप भागनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो नोट ज़रूर बनाना है ना मेरे दोस्तों। इसमें हम देखते हैं इस ग्राफ में भी भाई देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक्सिस तो होंगे ही है ना। बियॉन्ड कह रहे हैं हम प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो बनाना ही पड़ेगा हमको ये वाला ग्राफ। ये हमने कहा था प्रोपोर्शनल लिमिट को हम ऐसे दिखा देते हैं। इसमें भी भैया पुरानी तरह ही पिछली तरह ही स्ट्रेस एक्सिस इधर होगी, स्ट्रेन एक्सिस इधर होगी। स्ट्रेन को हम परसेंटेज में ले लेते हैं, स्ट्रेस को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले लेते हैं, या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं। वैसे ज़्यादातर ऐसा यूनिट में भी हम पसंद करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इसके बाद, इस पॉइंट के बाद स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या था, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। चलो, यानी कि हमने कहा था ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस पॉइंट के बाद भी अगर मैं इसे खींच दूं, यानी और फोर्स लगा दूं और मैं इसे खींच दूं, हमने कहा था स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचो तो पुरानी स्थिति में लौट के आ जाती है। यानी F जीरो कर तो डेल्टा L भी जीरो हो जाता है। यानी कि ये वाला फॉर्मूला F/A इक्वल टू वाई डेल्टा L ओवर L लागू होता है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बियॉन्ड अगर आप खींच देते हो, प्रोपोर्शनल लिमिट जिसे हम कहते हैं, इसके बियॉन्ड अगर आप खींच देते हो मेरे बच्चे, तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये पुरानी स्थिति में लौट के नहीं आता। यानी कि ये वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। यानी इसके बाद बियॉन्ड प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। और स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी तो फिर हम कैसे पता करें क्या होगा, इसको हम एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं। और एक्सपेरिमेंटली कैसे पता करते हैं, ये मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। मैं आपको वीडियो वो करूंगा, आप देखिएगा उसको, उसमें दिखा लेंगे कि इस वाली ग्राफ को कैसे उन्होंने बनाया। दोस्त एक्सपेरिमेंट कर करके ना बच्चा, ये ग्राफ कुछ ऐसे करके बन जाता है, ऐसे करके बन जाता है। इसमें कुछ मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ। ये पॉइंट्स क्या सिग्निफाई करते हैं मैं आपको बताऊँगा। ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट और ये E पॉइंट। ठीक है भाई, थोड़ा सा ग्राफ ज़्यादा ही ऊपर बन गया है, ऊपर ये वाली ये हटा देता हूँ, हेडिंग हटा देता हूँ। चलो भाई दोस्त, ये हुआ। अब ये पॉइंट्स क्या क्या वो करते हैं, सिग्निफाई करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट ऐसा रहता है जहाँ तक हमने खींचा और हमने फोर्स को फिर जीरो कर दिया तो वो अपनी पुरानी लेंथ पे लौट के आ जाती है। यानी F अगर जीरो हो गया तो डेल्टा L जीरो हो जाता है। ठीक है, इस बॉडी तक, इस पॉइंट तक हम कहते हैं कि जो बॉडी है वो इलास्टिक बनी रहती है। अब ये तो मैंने आपको इस वाले फॉर्मूले से बताया था कि भाई यहाँ पे फोर्स जीरो कर दो, ये प्रोपोर्शनल है इसके, F इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। फोर्स जीरो करोगे डेल्टा L जीरो रहेगा। ये पॉइंट A जो था वो प्रोपोर्शनल लिमिट था। चलो भाई, A को लिख लेते हैं हम प्रोपोर्शनल लिमिट। ये पॉइंट O ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने लिख लिया, प्रोपोर्शनल लिमिट लिखा। और हमने देखा O से लेके A तक जो पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन है। अभी हमने देखा स्ट्रेट लाइन है। अब ये A से B तक, A से और B तक ये क्या मसला है, ये क्या लफड़ा है, ये क्या पंगा है। ठीक है मेरे दोस्त, A से B तक भी ऐसा होता है कि अगर मैं बॉडी को खींचूँ ना, मैं यहाँ तक खींचा, मैंने छोड़ा, बॉडी अपनी पुरानी स्थिति में लौट के चली जाएगी। मैं अगर बेटा A से B के बीच में भी अगर खींच देता हूँ ना, और खींच देता हूँ, B तक खींच देता हूँ,
तब भी बॉडी अपनी और उसके बाद खींच के छोड़ देता हूँ, बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, अगर मैं उसके बाद भी खींच के छोड़ देता हूँ तब भी बॉडी अपनी पुरानी स्थिति में लौट के आ जाती है, यानी बी पॉइंट तक बॉडी इलास्टिक बिहेवियर को दिखाती है। मैंने आपको कहा था इलास्टिसिटी, शुरुआत में ही कहा था जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था कि भाई इलास्टिसिटी क्या थी। इलास्टिसिटी थी किसी चीज़ को मैं डिफॉर्म करूँ और फोर्स हटाने के बाद पुरानी स्थिति में लौट के आ जाए, अपनी पुरानी फॉर्म में लौट के आ जाए, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि वो जो है इलास्टिक बिहेवियर दिखा रही है। तो ए से बी तक भी बॉडी इलास्टिक बिहेवियर दिखाती है, ए से बी तक भी इलास्टिक बिहेवियर दिखाती है। तो सर फिर ओ से ए और ए से बी में अंतर क्या है? ओ से ए तक ये वाला फॉर्मूला लागू होता है, लेकिन ए से बी तक, बहुत ध्यान से सुनो, कान सुन के, कान खोल के, ए से बी तक बेटा ये वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता है। ए से बी तक स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शन में नहीं होता है। जब प्रोपोर्शन में नहीं होता है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। आप देख सकते हो थोड़ी गोल घूम रही है ए, ये देखो ये थोड़ी गोल घूम रही है, दिख रहा है आपको? तो मेरा आपसे कहना है ए से बी तक इलास्टिक बिहेवियर तो होता है, बट स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है भाई? यानी ये वाला फॉर्मूला तो लागू नहीं होता। इसका मतलब ए से बी तक नॉट स्ट्रेट लाइन। दोस्त हमारा कहना है अगर आप ओ से ए तक खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, यानी इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए बॉडी बिहेव करेगी, और अगर फोर्स को जीरो कर दोगे तो डेल्टा एल भी जीरो हो जाएगा, यानी पुरानी लेंथ पे आ जाएगी। लेकिन अगर ए से बी के बीच में आप खींच देते हो, इतना खींच देते हो, ओ से खींचते खींचते कहीं यहां पर आ गए, ए और बी के बीच में आ गए, तो मेरे दोस्त जब ये वापस लौटेगी तो ए से बी के बीच में जो इसका एक्सटेंशन होगा ना, फोर्स लगाने की वजह से डेल्टा एल होगा, वो इस फॉर्मूले से नहीं दिखेगा, इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उस समय स्ट्रेस विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट स्टिल अप टू पॉइंट बी के पॉइंट बी तक बॉडी इलास्टिक बनी रहती है। इस लिमिट तक बॉडी इलास्टिक बनी रहती है। इसके बाद वो आता है जिसमें हमारे श्री बबलू जी महाराज क्या करते थे, आप भी क्या करते थे, स्प्रिंग को खींच देते थे, और जब खींच देते थे उसके बाद वो अपनी पुरानी स्थिति में, पुरानी लेंथ में लौट के नहीं आती थी, वो किस्सा बी के बाद शुरू होगा। बहुत ज़्यादा जब खींच देंगे, थोड़ा खींच रहे हैं अभी थोड़ा खींच रहे हैं मेरे दोस्त, ये पोर्शन जो है ना वो 1% या उससे कम ही रहता है, करीब, ठीक है भाई? चलो, दोस्त ये रहता है। तो इस बी पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ? इस बी पॉइंट को मैं कहता हूँ इलास्टिक लिमिट कहता हूँ, ठीक है? इस पॉइंट को मैं कहता हूँ इलास्टिक लिमिट, ये कहता हूँ मैं, ठीक है? एनसीईआरटी का भी डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम है। एनसीईआरटी में जो भी मेजर डायग्राम होते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको दिखा दूं, या एनसीईआरटी की लाइन है वो मैं तुरंत आपको कवर करा दूं। इस पोर्शन को आप एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इस पोर्शन को आप एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जैसा हमने आपसे चर्चा करी थी स्कूल में इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिस्कस करिए। क्वेश्चन क्या आएगा? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिस्कस करिए और उसके डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनका सिग्निफिकेंस बताइए। तो मैंने आपको ए और बी बता दिया है, सी डी ई वगैरह मैं बता रहा हूँ आपको। अब बी को हम इलास्टिक पॉइंट कहते, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये लिमिट है भैया, इसके बाद बॉडी इलास्टिक नहीं होगी, इससे अंदर ही इलास्टिक है। इतना ही खींचना तो च्युइंगम को या रबर बैंड को या मोजे को इतना ही खींचना, ज़्यादा खींच दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस इलास्टिक लिमिट को हम एक और नाम देते हैं यील्ड पॉइंट, एक और नाम देते हैं हम यील्ड पॉइंट। इसका यूज़ कहाँ होता है अभी हम चर्चा करेंगे। मेट्रो ट्रेन की चर्चा करेंगे, मेट्रो ट्रेन के पुल की चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ की हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस कर्व का यूज़ एक इंजीनियर कहाँ करता है। इलास्टिक लिमिट हमने देख ली, तो इस इलास्टिक लिमिट है ना, ये जो इस इलास्टिक लिमिट से कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है ना, इसे हम कहते हैं SY, ठीक है? और इसको हम नाम देते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। इसको यील्ड पॉइंट कहते हैं, तो इसको कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या यूज़ होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, वो हम चर्चा करते हैं। देखो एक शब्द तो ये आप ये समझो
कि इंजन उसमें मैकेनिक्स में यानी इलास्टिसिटी में हम एक शब्द यूज़ क्या करेंगे, स्ट्रेंथ। ठीक है, बहुत सारी जगह स्ट्रेंथ शब्द आया करेगा, उसका मतलब बेसिकली आप समझ लो स्ट्रेस ही है। ठीक है, तो वास्तव में जहाँ यील्ड पॉइंट है वहाँ पर स्ट्रेस की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यील्ड स्ट्रेस कहने की जगह इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं यील्ड स्ट्रेंथ कह देते हैं। चलिए तो ये है। अब इसके बाद आता है बी से लेके और ये जो D और B से C D E ये क्या है, तो पॉइंट B से लेके E तक का पोर्शन जो है ना वो प्लास्टिक पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिखाई देती है, प्लास्टिसिटी दिखाई देती है, प्लास्टिसिटी दिखाई देती है। प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है, प्लास्टिसिटी का मतलब है कि अगर आप O से खींचते इसके बियॉन्ड B पॉइंट ले गए, ठीक है, बियॉन्ड B पॉइंट ले गए, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट ले गए, बियॉन्ड यील्ड पॉइंट ले गए, कहीं यहाँ पर ले गए, इतना खींच दिया आपने, तो अब पहली बात तो बॉडी आपको दिखाई दे रहा है कि इस वाले फॉर्मूले को तो फॉलो कर ही नहीं रही है। ए के पार हो गए आप, इस पॉइंट ए पॉइंट के पार हो गए तो काम खत्म हो गया। ए पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, बी पॉइंट क्या है, ये बी पॉइंट है, ये है आपका इलास्टिक लिमिट। तो अब आपका ये फॉर्म तो लगेगा ही नहीं। दूसरा जब आप इस फोर्स को जब आप यहाँ पर ले आते हो, उसको खींचते हो और खींचने के बाद छोड़ते हो तो वो अपनी पुरानी लेंथ में नहीं जाएगी, पुरानी लेंथ में नहीं जाएगी ना, तो फिर क्या होगा, कुछ उसकी लेंथ बड़ी रह जाएगी। जरा ये देखना, मैंने खींचा इसको खींचा छोड़ा, ये वापस आई, लेकिन अब ये इस वाले रास्ते से वापस आएगी। जरा ये देखो, इस वाले रास्ते से वापस आएगी, ये स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी। ठीक है, इस रास्ते से वापस आएगा, क्या मतलब है, मतलब ये है जब ये बॉडी यहाँ पर इधर आ गई ना, इधर आ गई तो आप ज़रा देखो, स्ट्रेस जीरो है, यानी फोर्स तो जीरो है लेकिन स्ट्रेन जीरो नहीं है, कुछ चीज़ें बची रह गई है। ये वो पॉइंट था, ये दिख रहा है आपको, इसको मैं कहता हूँ परमानेंट सेट, इसको मैं कहता हूँ परमानेंट सेट। ठीक है, परमानेंट सेट का क्या मतलब है, आपने एक स्प्रिंग को खींचने के बाद आपने उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद भी वो कुछ परमानेंटली उसकी लेंथ बढ़ी रह गई, इसको मैं परमानेंट सेट कहता हूँ। आप देखो, मैंने ज़्यादा ही खींच दिया था, यहाँ तक खींचा, ये लौट के आई, फोर्स कम हुआ तो डेल्टा एल कम हुआ, लेंथ कम हुई, लेकिन पूरी कम हो गई बेटा, पुरानी लेंथ नहीं पहुँची, डेल्टा एल जीरो नहीं हुआ। देखो ये डेल्टा एल थोड़ा सा रह गया है, लेंथ थोड़ी बड़ी हुई रह गई है, स्ट्रेन थोड़ा सा रह गया है, फोर्स जीरो है लेकिन स्ट्रेन थोड़ा रह गया है, इसको हम परमानेंट सेट कहते हैं। डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट बेटा ये वो पॉइंट है जहाँ कोई भी तार, देखो हम कोई भी रबर बैंड है, कोई भी तार है, कोई भी मोजा है, ठीक है, उसको खींचें, क्या होगा, थोड़ी देर बाद टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा भैया, थोड़ी देर तक तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। रबर बैंड खींचा कुछ भी हमने मान लो, या फिर हमने कोई तार खींचा या पतंग का धागा खींचा, बहुत थोड़ा उसकी लेंथ बढ़ेगी, फिर वो टूट जाएगा। मैं आपको ऐसा वीडियो दूंगा जिसमें उन्होंने स्टील का या पता नहीं किसी मेटल का वायर ले रखा है, उस पर वो लगातार वजन लटकाते रहते हैं, उसका लेंथ बढ़ती है, एक बार धाड़ करके टूट जाता है। बेटा टूट जाता है ना, इसका मतलब वो कुछ पर्टिकुलर मैक्सिमम वजन ही सह सकता था। ये डी पॉइंट वही बता रहा है आपको। देखो ये बता रहा है कि ये जो तार है ना मेरा, ये जो वायर है आपको दिखाई दे रहा है, ये बेटा मैक्सिमम इतनी स्ट्रेस झेल सकता है। दिखाया आपको, कोई माइकल आयन ऐसा नहीं कर सकता कि उसको इतना स्ट्रेस दे दे, क्योंकि वो तो पहले ही इतनी मैक्सिमम वो कर सकता है। और ये ई पॉइंट है ना, इस ई पॉइंट को कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर का मतलब टूट जाना, ठीक है भाई। तो हमारा ये कहना है कि इस पॉइंट तक का अगर आपने स्ट्रेस दे दिया ना, उसके बाद तो भैया सीधे जाके टूट जाएगा। इसके बारे में अभी मैं और चर्चा करता हूँ। बट ये डी क्या है, ये डी है मेरे दोस्तों, डी से रिलेटेड, डी है मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। इससे ज़्यादा आप स्ट्रेस इसको नहीं दे सकते हो। इस डी को भी कुछ कहते हैं क्या, इस डी का कोई नाम नहीं है, मैं भी भूल गया था बेसिकली, ठीक है मेरे दोस्त। हमारा डी से रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है ना, इसको हम SU कहते हैं, ठीक है। ऊपर लिख देता हूँ, जगह ख़त्म हो गई है, SU कहते हैं इसको। हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं बेटा, अल्टीमेट। सब लोग लिखते जाओ बेटा, है ना। इस सब को मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसमें नए नाम हैं, है ना। आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें थोड़े नए नाम आ रहे हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं इसको, ठीक है। यू शब्द से हम यहाँ पर ये लाए हैं, ठीक है दोस्त। अगर ये होता है तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेंथ है, देखो यहाँ पर मैंने स्ट्रेंथ शब्द यूज़ किया है, हालांकि ये है
वो मैक्सिमम, अल्टीमेट का मतलब मैक्सिमम, वो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है जो कोई भी तार झेल सकता है। इसको हम इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। बहुत सारी बुक्स में इसका नाम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी है। बेटा आज का जो टॉपिक है ना थोड़ा थ्योरेटिकल, मैंने आपसे कहा था ना कि ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, थोड़ा सा बोरिंग होगा। मैंने आपसे कहा था इन सब चीज़ों की वजह से ही बच्चे ये कहते हैं कि यार ये वाला टॉपिक तो बहुत बोरिंग लगता है, ये वाला तो समझ में नहीं आता है। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरा आपसे कहना है, क्या क्या बताया मैंने आपको, आप मैक्सिमम इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं। इसे देंगे, इतना दे दो, ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो गया। इसके बाद तो धागा टूटना है, इसके बाद तो वो तार टूटना है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बता दूं, मान लो क्वेश्चन में आपसे कहता है, मान लो कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वो है 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ना, वास्तव में ये स्ट्रेस है। और अगर ये स्ट्रेस है बच्चा, तो मेरा आपसे कहना है कि स्ट्रेस होता है F/A। अगर आपको एरिया इसका पता है इस वायर का, अगर आपको इसका एरिया पता है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देना, वो फोर्स निकल कर आ जाएगा, जिस फोर्स को लगाने के बाद ये तार टूट जाएगा। आप देखिए एक नई तरह की चीज़ आपके सामने आ रही है। अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया, आज तब तक जितने लेक्चर हुए हैं, 3 लेक्चर हुए हैं, उसमें मैंने कभी तार के टूटने की चर्चा नहीं करी थी। मैंने बस इतनी चर्चा करी कि यार मैंने फोर्स लगाया, लेंथ बढ़ गई, फोर्स कम किया, लेंथ 0 हो गई, उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, उसमें ये हो गया वो हो गया। अब मैं आपसे एक नई चीज डिस्कस कर रहा हूं और इस पर आते हैं क्वेश्चन। आजकल ट्रेंड जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि फोर्स लगाया टूटेगा कब, ये कब होगा, वो कब होगा। दोस्तों आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आज नहीं अगले लेक्चर में आपको काफी सारे इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। आज का जो लेक्चर है वो बेसिक हम कर रहे हैं। आज जब टाइम हो रहा है तो अब हम थ्योरी कवर करेंगे, अगले में क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। तो यहां से आप ब्रेकिंग फोर्स निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, व्हाट इज द फोर्स, आप उसके लिए आपको क्या होना पता होना चाहिए, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यू क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या तो क्वेश्चन में दे रखा हो या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी हो। ई क्या है भैया, ई फ्रैक्चर पॉइंट है। हमने कहा अगर आप इतना लगा दोगे ना फोर्स, तो फिर तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद उतने ही फोर्स पर अब बॉडी की लेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। देख रहे हो स्ट्रेन फोर्स में लगा। एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, च्युइंगम सबने तोड़ी है। च्युइंगम की बात करते हैं। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे चीज़ों को। एक बात मुझे आप ये बता दो, च्युइंगम में बेटा आप मुझे बात बता दो, च्युइंगम और रबर बैंड को चलो हम कंपेयर करते हैं। बेटा रबर बैंड को आपने खींचा था, तो जैसे जैसे आप, नॉर्मली ऐसा होता है रबर बैंड में, जैसे जैसे आप उसकी लेंथ को बढ़ाते जाते हो ना, वैसे वैसे आपको फोर्स बढ़ाना पड़ता है। लेकिन च्युइंगम के आपने तार खींचे हैं, क्या उसमें ऐसा होता है, आप च्युइंगम को खींचते हो तो क्या ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप उसकी लेंथ को बढ़ाते जा रहे हो उसका फोर्स बढ़ता चला रहा है? ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा तो नहीं होता। जब लेंथ जो है आपने 1 यूनिट बढ़ाई, उसके बाद लेंथ को डबल किया, फिर ट्रिपल किया, फिर 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, तो फोर्स 9 टाइम्स बढ़ जाता है या फिर फोर्स उतना ही रहता है? हमारा बबलू कह रहा है सर च्युइंगम खिलाओ तब पता करेंगे। अबे च्युइंगम खा के इसको एक्सपेरिमेंट मत करना, शुरू कर देना। वैसे ही बता दूं, दोस्त फोर्स लगभग सेम रहता है। उसके बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद ना अपने आप च्युइंगम का तार खींचना शुरू हो जाता है। उसके बाद मेरा बच्चा, मेरा आपसे कहना है कि एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। यही बता रहा है। देखो इस पोर्शन में क्या हुआ, इस पोर्शन में तो फोर्स बढ़ाता चला गया तो लेंथ बढ़ी है, लेकिन इस पोर्शन में जरा देखो क्या हो रहा है। इस पोर्शन में मैंने बहुत ज्यादा फोर्स नहीं बढ़ाया, केवल इतना फोर्स बढ़ाया था भाई साहब, लेकिन इतनी सारी लेंथ बढ़ गई, इतनी सारी स्ट्रेन बढ़ गई है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? पहले मैंने इतनी स्ट्रेन बढ़ाने के लिए इतना सारा फोर्स लगाया था च्युइंगम में, ठीक है, लेकिन बाद में मटेरियल थोड़ा डक्टाइल सा हो जाता है। अपने आप खींचना जब टूटने वाला होता है ना, तो मटेरियल अपने आप खींचना शुरू हो जाता है। ये पोर्शन ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद तो क्या होता है, थोड़ा फोर्स कम भी कर दो तो भी मटेरियल टूट जाता है। इसको हम फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। ठीक है भाई। वास्तव में जो हम ज़्यादा हाई लेवल पहुंचते हैं तो हम देखते हैं इसका असली ग्राफ तो ऐसे होता है। जब बॉडी टूटने वाली होती है ना, तो पहले अगर ऐसी होती है तो बॉडी थोड़ी सी ना ऐसे करके इसका एरिया छोटा हो जाता है। छोटा एरिया होने की वजह से
है, कम फोर्स हो जाता है, कम फोर्स भी लगाओ ना तो भी बॉडी टूट जाती है। इस वजह से ये ग्राफ नीचे आ रहा है। वैसे सही ग्राफ इसका ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन मैं इतना आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इतना आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है। केवल उतनी जानकारी देने की हमें जरूरत है जितना कि आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ क्या क्या पढ़ लिया। हमने देखो, आप अगर चाहो तो एनसीईआरटी भी इस समय आप उठा सकते हो। ठीक है भाई, मेरे पास लैपटॉप है, मैं उसमें देख लेता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरा आपसे कहना है एनसीईआरटी में आप चाहो तो खोल लो। और ये अब मैं चाहूँगा, चलो मैं अब आपको एनसीईआरटी का ग्राफ भी दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, एनसीईआरटी का ग्राफ भी दिखा देता हूँ, उसमें क्या दे रखा है दोस्तों। तो ये हमारी स्क्रीन पर दोस्तों, अब मैंने ये स्टार्ट किया है कि मैं आपको लेक्चर में एनसीईआरटी का भी ना ग्राफ वगैरह कुछ दे रखा हो तो मैं आपको दिखा दूं। दोस्तों ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ देखिए, एनसीईआरटी का ग्राफ है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आप देख सकते हो। परमानेंट सेट हमने चर्चा कर ली है। इलास्टिक बिहेवियर ओ से लेके ए तक हमने चर्चा कर ली है। बी पॉइंट आप देखिए प्रोपोर्शनल लिमिट है। ओ से ए से बी के बीच में आप ज़रा देखिए कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। और उसके बाद बी से लेके और ई तक, ई हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है। एस यू और एस वाई दोस्तों ये जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको लिख के आना है, यही आपको लिख के आना है। मैंने जो आपको ये फिगर एनसीईआरटी का भी दिखा रखा है, यही बिल्कुल बिल्कुल अभी मैंने बनाया भी था, बिल्कुल ऐसा ही आपको छाप कर आना है। ठीक है भाई, ये है। तो आओ इसके अब एक दो चीज़ें मुझे बेटा पढ़ाई को, मुझे पढ़ाई को ना रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। मेरे बच्चा, मेरा आपसे कहना है, इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। हमने ये भी बात करी थी कि दो तरह की लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी में, यानी लेंथ वाली इलास्टिसिटी में, लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिसिटी में मैंने आपको पहले ही बताया था दो तरह की इलास्टिसिटी होती हैं। जब मैं उसे खींचता हूँ तब हम उसे कहते हैं टेंसाइल। ठीक है, टेंसाइल इलास्टिसिटी। लेकिन बेटा जब मैं उसको कंप्रेस करता हूं तो हम उसे कहते हैं कंप्रेसिव इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं भाई? कंप्रेसिव इलास्टिसिटी। और मैंने आपको ये भी चर्चा करी थी कि ये वाले जो फॉर्मूले हैं, या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे F/A = Y डेल्टा L/L, मैं ये चर्चा कर चुका हूं कि यही फॉर्मूले लग जाते हैं खींचने में और यही चीज लग जाती है कंप्रेस करने में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई Y की वैल्यू ये है, हम किसी को चीज को खींच रहे हैं, डेल्टा L कितना होगा, तब भी यही फॉर्मूला, दबा रहे हैं तब भी यही फॉर्मूला, ऐसा ही ग्राफ बनता है खींचने के लिए, ऐसा ही फॉर्म बनता है, ग्राफ बनता है कंप्रेस करने के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों जब हम उसे कंप्रेस करेंगे, किसी भी चीज को जब हम कंप्रेस करेंगे तो होगा क्या, अगर मैं किसी चीज को खींच रहा हूं तो ये तार टूट जाएगा। लेकिन सपोज अगर एक खंबा है, एक पिलर है, और दोस्त उसके ऊपर से एक पुल गुजर रहा है, और पुल पर एक ट्रेन गुजरती है, मेट्रो रेल गुजरती है मेरे दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है, ये इस पर फोर्स डालती है, इसे कंप्रेस, इस खंबे को कंप्रेस करने की कोशिश करती है दोस्तों। जितना मैक्सिमम स्ट्रेस पर ये खंबा टूट जाएगा, उसको मैं कहूंगा अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या कहूंगा भाई? क्योंकि अब मैं उसे दबा रहा हूं, तो उस समय मैं क्या कहूंगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस कहूंगा। क्या कहूंगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है भाई मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे रियल लाइफ से रिलेटेड एक वर्ड पूछता हूं। क्या आपने बेटा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने अभी आपसे कहा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, उसको हम कहेंगे अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मेरे दोस्तों मेरा आपसे कहना है, क्या आपने कभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नाम से कोई शब्द सुना है? बताओ भाई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या अपनी लाइफ में कभी सुना है? क्या आप पहली बार ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हो क्या जिंदगी में? बताओ भाई, बताओ, अपनी याददाश्त पढ़ो। मैं आपको बताऊं, हर बच्चा यहां पर कम से कम 50 बार ये वर्ड सुन चुका है। ये 50 बार ये वर्ड सुन चुका है हर बच्चा। बताओ भाई कहां सुना है? बताइए भाई, आप लोगों ने ये वर्ड कहां सुना है? बताओ। ठीक है, उससे पहले क्या एक वीडियो दिखाऊं आपको? ठीक है भाई, लाओ एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, ये वीडियो देखिए। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट।
देखा दोस्तों आप लोगों ने, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? विराट का मतलब बहुत ज्यादा। ये एडवर्टाइजमेंट ये कह रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट बेटा ये कह रहा है कि अगर आप मेरी सीमेंट से, अब आप देख रहे हो जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, देखो उनकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कह रहा है कि अगर आप मेरे खंबे से, मेरी सीमेंट से खंबा बनाएंगे ना, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स अपॉन एरिया जब लगेगा तब जाके ये टूटेगा, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स झेल लेगा तब जाके ये टूटेगा। यानी कि अगर मेरी अगर सीमेंट से बनाओगे तुम अगर इमारत, तो बेटा वो टूटेगी नहीं, बहुत मुश्किल से टूटेगी। अंबुजा सीमेंट ये कह रही है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? भाई अगर ये है तो हमारा कहना है मेट्रो के ब्रिज। अब ब्रिज की बात चलिए तो जरा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, एक इंजीनियर है, उसको ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे रखा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व दे रखा है दोस्तों, और वो ये कह रहा है, वो ये सोचता है, वो इंजीनियर है, उससे उसके बॉस ने बोला है भाई ये बताओ जो हमारी ट्रेन है उसका वजन 10,000 किलो है, ट्रेन का वजन 10,000 किलो है, और जो विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, यानी अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो उस मटेरियल की 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मान लो इतनी है। क्वेश्चन कहता है मिनिमम एरिया ऑफ पिलर कितना होना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। सीधी सी बात है, मिनिमम एरिया ऑफ पिलर जो है कितना होना चाहिए जिससे कि वो टूटे नहीं। अभी हम इतना बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सीधी सी बात है यार, हमको पता है कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, ये फोर्स अपॉन एरिया होती है। वो कितनी दे रखी है? 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दे रखी है दोस्त, ये दे रखी है। तो फोर्स निकालना है, फोर्स हमें पता है कितना पड़ेगा। अगर कोई ऊपर से अगर कोई रेलगाड़ी गुजर रही है तो मैक्सिमम 10,000 kg की अगर ट्रेन है तो हम मान लेते हैं कि चलो 10,000 और 15,000 मान लेते हैं भाई, और पुल का भी क्या कहते हैं, मान लो 2 गाड़ियां गुजर रही हुई, जो कुछ भी हो, ठीक है, 2 नहीं एक ही गाड़ी गुजर रही है, अभी इतना मान लेते हैं। तो जो फोर्स को 10,000 है ना, 20% तो कह रहा है भाई, और एक्स्ट्रा मान के चलो, क्वेश्चन ही कह रहा है, तो 12,000 kg तो हमने मान लिया, तो फोर्स हो जाएगा m इंटू जी की वैल्यू 9.8 डिवाइड बाई एरिया इक्वल टू 10 की पावर 11। इससे ज्यादा इतना एरिया जो निकले ना, ये एरिया ये इससे ज्यादा होना चाहिए। जब एरिया ज्यादा हो जाएगा भाई, हम ये थोड़ी चाहेंगे कि हम बिल्कुल यहीं पे पहुंचे, हम चाहेंगे हमेशा इससे कम पे ही रहें। तो एरिया बड़ा कर दो, देखो एरिया बड़ा कर दो, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, जो स्ट्रेस है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम ही रहेगा। और यही होता है दोस्तों भ्रष्टाचार, करप्शन। कहां की बातें हम आज ला रहे हैं बेटा। करप्शन में क्या होता है? करप्शन में ये होता है, इंजीनियर ने निकाला कि एरिया इतना होना चाहिए पिलर का, यानी कि रेडियस निकाल ली इंजीनियर ने, इतनी होनी चाहिए। वहां पे बैठे थे कुछ वहां भ्रष्ट अधिकारी, उन्होंने दोस्तों अपने आसपास जितना भी ऐसा कुछ हो रहा है उसको जरूर रोकना, ठीक है मेरे दोस्तों। मेरा कहना है उसने क्या किया, रेडियस इंजीनियर ने कह रखी थी 12 मीटर होनी चाहिए, डायमीटर, उसने 12 की जगह 10 कर दिया, 10 मीटर कर दिया। क्या आपने कभी ऐसी खबर सुनी है कि पुल का उद्घाटन हुआ और पुल टूट गया, 2 महीने में ही टूट गया? वो क्यों टूट गया? वो इसलिए टूट गया, पहली बात तो बढ़िया सीमेंट नहीं यूज करी थी, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही कम थी, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं थी। मान लो भाई मैं अब मुझे सीमेंट का या किसी सीमेंट की कंपनी का मैं वो नहीं कर रहा, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मेरा कोई रिश्तेदार वहां नहीं है मेरे दोस्तों। मेरा आपसे कहना है वहां पर उसने क्या किया, सीमेंट बचा ली और घटिया सीमेंट यूज करी, जिसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये वाली वैल्यू भी कम हो गई। और दोस्त हमारा कहना है कि एरिया कम होने की वजह से जो एक्चुअल स्ट्रेस था वो ज्यादा हो गया, और जितना ये झेल सकती थी वो कम हो गया, और धाड़ से वो जो पिलर था वो चटकना शुरू हो गया। क्या फिजिक्स टफ है, मैंने आपको जो पढ़ाया, क्या वो किसी रिक्शे वाले को, चलो छोड़ो 5th के बच्चे को समझाया जा सकता है? बिल्कुल समझाया जा सकता है कि इसमें क्या था दोस्तों, कुछ भी नहीं था, एकदम इजी। लेकिन हमारी किताबें इतनी टफ बना देती हैं सब चीज़ों को यार, बहुत ज़्यादा टफ बना देती हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये होता है, अगला मेरा कहना है कि जो आदमी डिज़ाइन कर रहा है ना बेटा, वास्तव में कहें तो वो इस पॉइंट तक जाएगा ही नहीं। ये प्रोपोर्शनल लिमिट थी और ये थी,
वास्तव में वो इस पॉइंट तक जाएगा ही नहीं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक या अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तक जाएगा ही नहीं। क्योंकि एक बात बताओ, ट्रेन तो बार बार गुजरेगी, एक बार गुजरी फिर फोर्स जीरो, फिर फोर्स लगा फिर जीरो, फिर फोर्स लगा फिर जीरो, फिर फोर्स लगा जीरो। अगर मैं एक स्प्रिंग है उसको ये जो पॉइंट है यील्ड पॉइंट उससे ज़्यादा खींच दूं तो उसकी लेंथ हमेशा बढ़ जाती है। अगर मैं कोई खंबा है उसको इतना दबा रहा हूं कि मान लो मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, मान लो यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, एक बार मैंने दबाया उसको, जब वो वापस लौटेगा तो पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा, थोड़ा सा कंप्रेशन रह जाएगा उसमें, क्योंकि इलास्टिसिटी वाले पॉइंट से इलास्टिक लिमिट से एक्स्ट्रा ले गया मैं। फिर दूसरी बार गुजरेगी वो थोड़ा और छोटा हो जाएगा, तीसरी बार गुजरेगी और छोटा, चौथी बार गुजरेगी और छोटा, पांचवी बार गुजरेगी और छोटा, छठी बार गुजरेगी और छोटा। ये जो छोटा है इतना छोटा नहीं होगा, बहुत 0.001 मिलीमीटर मान लो, लेकिन जब 10,000 बार गुजर जाएगी 1-2 साल के अंदर तो चटक जाएगा हमारा पुल। इंजीनियर को यही देखना होता है। तो बच्चा मेरा कहना है, अगर मैं मेट्रो का पुल डिजाइन कर रहा हूँ ना तो मैं आई विल मेक श्योर कि स्ट्रेस केवल इलास्टिक लिमिट तक रहे या यील्ड पॉइंट तक रहे। बार बार अगर कोई चीज़ मुझे ऐसी बनानी है ना जो कि छोटी होगी फिर बड़ी होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, तो मैं उसको यील्ड पॉइंट से नीचे ही रखूंगा स्ट्रेस को। अदरवाइज क्या होगा, परमानेंट सेट आ जाएगा, उसकी लेंथ बार बार छोटी या बार बड़ी होती चली जाएगी, जिससे मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेरे दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक। ठीक है भाई, तो हमने मेट्रो ब्रिज की बात करी, हमने विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अब आ जाता है ग्राफ ऑफ डक्टाइल मटेरियल। अगर मैं डक्टाइल मटेरियल की बात करता हूँ, डक्टाइल मटेरियल क्या है भाई? बेटा डक्टाइल मटेरियल वो हैं जिनके बहुत लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। डक्टाइल मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना वो ऐसे करके बनता है, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन कर्व है। जबकि एक होता है ब्रिटल मटेरियल, एक होता है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल का बेटा जो कर्व है ना वो कुछ ऐसे करके बनता है, ठीक है। ये स्ट्रेस हो गया और ये स्ट्रेन हो गया। क्या मतलब है भाई इसका? बेटा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि डक्टाइल मटेरियल जो है ना, इसका मैंने कैप कहाँ रख दिया, मार्कर चेंज करने का वक्त आ रहा है, कैप नहीं मिल रहा है इसका, ये रहा। मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है कि डक्टाइल मटेरियल में आप देख लीजिए, हम जैसे हमने च्युइंगम में देखा था ना, बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाया लेकिन उसकी लेंथ बढ़ती गई। लेंथ अगर बढ़ रही है, मैं उसके तार खींच पा रहा हूँ, लंबे लंबे तार मेरे बच्चे में खींच पा रहा हूँ, उसका क्या मतलब? उसका मतलब है कि फोर्स देखो कम लगा, ये इस तरह से थोड़ा सा लेंदियर हो जाएगा। और ब्रिटल जैसे आपके पतंग का धागा, बेटा पतंग के धागे को जब आप तोड़ते हो तो कैसा होता है, ऐसे करके खींचता है, ठीक है। जैसे पिज़्ज़ा में जब आप वो खींचते हो ना चीज़, हा मुंह में पानी आ गया, तो लंबा तार खींचता है कि नहीं खींचता, तो वो डक्टाइल चीज़ हो गई, ठीक है। लेकिन पतंग के धागे, पतंग तो अब आप लोगों को उड़ाई नहीं होगी, ठीक है। सुई धागे में मतलब धागा हो, वो तोड़ते हो तुरंत टूट जाता है, इतना लंबा स्ट्रेन नहीं होता, थोड़ा सा ही होता है। बल्कि इसको तो मैंने और थोड़ा एग्जेजरेट बना दिया, ऐसे करके बनाना चाहिए, बस यूं करके बनाना चाहिए, ठीक है भाई, छोटा सा बनाना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेन हुआ और पटाख से टूट जाता है। तो दोस्त ब्रिटल का ऐसा बनेगा और हमारे डक्टाइल का ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है भाई। अगर ये है तो बेटा ये जो ग्राफ्स होते हैं ना, मैंने आपको पहले भी चर्चा करी थी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ग्राफ्स होते हैं। अब मैं आपको इसमें कुछ वीडियोस बता देता हूँ यूट्यूब पर, वो ज़रूर देख लेना। मैंने आपसे कहा था कि मेरी पढ़ाई में 2-3 चीज़ें मैं मानता हूँ। पहली बात तो ये कि स्टूडेंट को कुछ इस तरह से समझाओ कि बिल्कुल ही उसको रिक्शे वाले तक को समझ में आ जाए। दूसरी बात, इतना इंटरेस्टिंग करके पढ़ाओ, चाहे हंसी मजाक हो रही हो, बबलू की बातें हो रही हों। दूसरी बात, रियल लाइफ से जोड़ के हर बच्चे को हर जगह फिजिक्स दिखाई देने लगे, चौथी बात, फिजिक्स की लैब को बच्चे के घर में ले आओ, यूट्यूब के माध्यम से फिजिक्स की लैब को बच्चे के घर में ले आओ। मैं पिछले 10 साल से ना यूट्यूब छान रहा हूँ, यूट्यूब छान रहा हूँ, उससे अच्छे वीडियोस छांट रहा हूँ और अभी भी छांटता हूँ यूट्यूब पर। मैंने बल्कि एक वो भी शायद आपने सुना होगा, HC वर्मा सर हैं, उन्होंने एक वो स्टूडेंट टीचर्स का ग्रुप बना रखा है, उसमें भी मैंने बड़ी शिरकत में करता हूँ कि बच्चों को किस तरह से घरेलू चीज़ों के माध्यम से, ठीक है, और फिजिक्स समझाई जाए। और यूट्यूब मुझे लगता है कि उसके जो वीडियोस हैं वो भी इसमें बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। आइए दोस्तों मैं 2-3 आपको बता देता हूं, ठीक है। पहला वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, बेटा ये सारा का सारा यूट्यूब पे सर्च करिएगा। अब वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर दोस्त एक तो आप सर्च करिएगा, कीवर्ड्स लिखिए भाई, स्ट्रेचिंग लिखो बेटा, स्ट्रेचिंग जल्दी लिखो मेरे साथ, स्ट्रेचिंग कॉपर वायर, स्ट्रेचिंग
कॉपर वायर क्वांटम बोफिन, ये उस चैनल का नाम है। ये आप डालेंगे तो बेटा 3 मिनट, करीब 3 मिनट और 53 सेकंड, 53 या 54 सेकंड का एक वीडियो आपको निकल कर आएगा। ठीक है, पहला वीडियो ये देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम कॉपर वायर के हम ये वाला ग्राफ हम निकालते हैं और यंग मॉडल्स भी उस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसको डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन देख लेना इस वीडियो का, अच्छा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे रखा है, उससे आपको समझ में आएगा ये बंदा कर क्या रहा है। देखोगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिएगा स्ट्रेचिंग ऑफ इलास्टिक बैंड, इसको देखिएगा आप, स्ट्रेचिंग, ठीक है, STRETCHING, स्ट्रेचिंग ऑफ इलास्टिक लिखो बेटा, इनको देखना आप यूट्यूब का। असली एजुकेशन तो ये है ना, जो नॉर्मल एजुकेशन है, हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, वो भी एक एजुकेशन का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि वो भी रॉट एजुकेशन है, समझ में तो वो भी आती होगी, बट दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रियल एजुकेशन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, बच्चे के अंदर से एक वो जग जाए, जज्बा जग जाए कि यार ऐसा पहले क्यों नहीं पढ़ा था मैंने, यार मर जाए आदमी यार, कि क्या ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है फिजिक्स में। ठीक है, इनको आप ज़रूर देखिएगा। दोस्त हमारा कहना है स्ट्रेचिंग ऑफ इलास्टिक बैंड, ये भी क्वांटम बोफिन। ठीक है बेटा, इसको आप देखिएगा। ठीक है, ये सारा आप टाइप करिएगा, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, इसमें परमानेंट सेट भी दिखाया गया है। इस वाली वीडियो में देखोगे ना तो परमानेंट सेट भी दिखाया गया है। आप इसमें क्या किया गया, इसने एक इलास्टिक बैंड लिया है, जैसे हमने कहा था ना, एक इलास्टिक बैंड। ठीक है, उसमें यहाँ पर उसने वजन लटकाने शुरू कर दिए हैं, लेंथ बढ़ती है। आप ये देखिएगा, इसको शुरुआत में देखिएगा और लास्ट में देखिएगा। शुरुआत में इस जो इलास्टिक बैंड है ना, इसकी लेंथ कितनी थी और बाद में कितनी थी। ठीक है, आप देखोगे कि बाद में करीब काफ़ी इसकी लेंथ मेरे ख्याल से 1-2-3 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ जाती है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है। बहुत ध्यान से देखना, मैंने वो नोट करे थे कौन कौन से सेकंड्स पे आपको देखना है, बट वो समहाउ अभी मेरे यहाँ लिखने से रह गए हैं। अदरवाइज मैं बताता तो आप उन 2 सेकंड्स पर जाके, आप अगर आप यूट्यूब देख रहे हो तो अपने बाकी के दोस्तों की मदद के लिए आप वो 2 पॉइंट्स लिख देना कि कौन कौन से 2 सेकंड्स हैं। जब एक तो शुरुआत में लिखना जब उसकी वो लेंथ दिखाता है, और एक बाद में लिखना। आप देखोगे कि बाद में पहले वो वजन फोर्स बढ़ाता है, फिर फोर्स को 0 कर देता है, लेकिन बाद में उसकी लेंथ बढ़ जाती है। परमानेंट सेट भी उसने दिखाया है। ठीक है भाई दोस्तों, एक पॉइंट और मुझे आपको बताना था, वो ये था कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, एक पॉइंट ये था कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है ना बेटा, ये केवल डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल। बेटा अभी हमने ये चर्चा करी, ध्यान से सुनना, हमने ये चर्चा करी, हमने यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की चर्चा करी थी। ठीक है, अगर हम खींच रहे हो तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, अगर हम दबा रहे हो तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम उसे कह सकते हैं। मेरे दोस्त हमारा आपसे कहना है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। लोहे का अलग ग्राफ बनेगा, कॉपर का अलग ग्राफ बनेगा, स्टील का अलग ग्राफ बनेगा, कंक्रीट का अलग ग्राफ बनेगा। लेकिन मान लो अगर ये 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसी चीज़ के लिए आ गई है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, तो अब ये किस पर डिपेंड कर रही है? ये तो भैया मटेरियल पर डिपेंड कर रही है। कॉपर के लिए अलग होगी, लोहे के लिए अलग होगी, लकड़ी के लिए अलग होगी, कंक्रीट के लिए अलग होगी। क्या यहाँ पर कहीं पर तार की लंबाई आ रही है? ये क्या है? ये एक तरह का स्ट्रेस है। ये कह रहा है भी इस स्ट्रेस के बाद, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इस स्ट्रेस के बाद तार टूट जाएगा, कहीं इसकी लंबाई आ रही है? नहीं आ रही है ना? तो ना तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। किस फोर्स पे टूट जाएगा? वो होगा A इंटू 10 की पावर, मैंने ये वैल्यू मान लिया है, ये तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग होगी, ठीक है, बट इसको मैं SU ले लेता हूँ। चलो SU था ना हमने ऐसे, तो हम इसे A इंटू SU कर सकते हैं। बेटा हमारा ये कहना है जो फोर्स है, जिस फोर्स से धागा टूटेगा या कोई तार टूटेगा वो उसके एरिया पर डिपेंड कर रहा है। बट ये जो हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। ना तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा, ना क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा, ना किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहा, केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। इस पर एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन आ जाता है जो मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है और बच्चा उसे कलेक्ट करके आता है। बच्चे को ना ये आज जो मैंने पढ़ाया वो क्लियर ही नहीं होता। ये क्या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ये क्या स्ट्रेस स्ट्रेन करते रहते हैं यार। वो वाला वहां तक सही था, ये वाला चैप्टर ना, जब F/A = y डेल्टा L/L था। सर वो वाले क्वेश्चन करा दो। अब वो वाले क्वेश्चन आते नहीं है हमारे कॉम्पिटिशन्स में। अब वो कॉम्पिटिशन्स भी थोड़े से हायर लेवल पर पहुंच रहे हैं। तो हम 1-2 क्वेश्चन देखेंगे
ठीक है, जो कि हम अगले लेक्चर में कराएंगे, जो कि आजकल जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर बेस्ड रहते हैं। लास्ट की अब हम चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी चर्चा कर लेते हैं इलास्टोमर्स की, ठीक है, और हल्की फुल्की हिस्टैरिसीस ही कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आज का हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्त। मेरा आपसे कहना है, तो आज हमने किसकी चीज़, अच्छा हाँ, आज हमें उसकी भी चर्चा करनी थी, चलो उसकी बाद में करेंगे दोस्त। हमारा आपसे कहना है कि इलास्टोमर्स क्या होते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। इलास्टोमर्स माने रबर टाइप की मटेरियल। देखो ये जो, वैसे मैं कहूँ इलास्टोमर्स बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है स्कूल के लिए भी, नीट जेई के लिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि सिलेबस में है इसलिए मैं हल्का सा डिस्कस कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली फॉर ऑल पर्पसेज आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड आज के लेक्चर से रिलेटेड आज के लेक्चर में कोई असाइनमेंट नहीं होगा। इससे रिलेटेड आज का असाइनमेंट इतना ही है कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कि भाई जो हमारा एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड एक्सप्लेन द वेरियस पॉइंट्स ऑन इट या वेरियस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इट, तो वो मैंने आपको भी बता दिया पूरा। मेरा आपसे कहना है अगली क्लास में इससे हम रिलेटेड असाइनमेंट्स करेंगे। मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है, जो अभी तक हमने चर्चा करी ना, हमने पतंग के धागे की चर्चा करी, हमने चर्चा करी च्युइंगम की चर्चा करी, हमने चर्चा करी तार की चर्चा करी, तरह तरह की चीज़ों की हमने चर्चा करी। चलो मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना है, ये सब चीज़ें अगर हम खींचते थे ना तो इनकी इलास्टिक लिमिट 1-2% के आसपास होती थी, यानी 1-2% तक। तो इलास्टिक लिमिट की बात करूँ, प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं, इलास्टिक लिमिट 1-2% तक अगर इन्हें खींच दोगे तब तक तो भैया ये जो है अपनी पुरानी लेंथ में जब 4-0 करोगे तो लौट के आ जाएंगे, लेकिन और ज़्यादा खींच दोगे तो पुरानी लेंथ में लौट के नहीं आएंगे, कुछ इनकी लेंथ पड़ी रह जाएगी, कुछ परमानेंट सेटिंग में रह जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे बबलू के कान हैं, अब हमारे बबलू के कान जो हैं क्या उनमें ऐसा होता है, या आपके कान हैं, आप जरा खींच के देखना, ऐसा कुछ होता है क्या कि आप एक ये है मैंने खींचा और फिर मैं छोड़ दिया, क्या वाकई में इसकी लेंथ बढ़ गई? यार ये तो वो वाली चीज़ नहीं सर, ये जो आप कह रहे हो उस तरह का तो नहीं कर रहा ये बिहेव ठीक है, हमारा कान तो नहीं कर रहा सर, हम तो 1% से ज़्यादा खींच रहे हैं तब भी पुरानी लेंथ में आ जा रहा है, 2% भी खींच रहे हैं, 5% भी खींच रहे हैं तब भी आ जा रहा है। मेरे दोस्तों कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा खींच दो, जिनमें स्ट्रेन 50%, 100% का 200% भी हो जाए, उसके बाद भी वो अपनी पुरानी लेंथ में लौट के आ जाते हैं। जब 4-0 होता है उनकी इलास्टिक लिमिट बहुत आगे होती है। ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं इलास्टोमर्स। जैसे 2 एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, एक तो है रबर और दूसरा है जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है आपके हार्ट में एओर्टा करके कोई चीज होती है भैया। अब भैया मुझे नहीं पता, मुझे बायोलॉजी मुझे कुछ नहीं आती है, ठीक है, कुछ एओर्टा नाम से चीज होती है बायोलॉजी में, मुझे अब इतना याद है, एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम से कोई चीज होती थी बस, और वो पावर हाउस होता था सेल का, बस मुझे पूरी बायोलॉजी में कुछ इतना ही आता है। एक सेल होता है, एक टिश्यू होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके बाद हार्ट वार्ट और लंग मंग होते हैं, वो तो मुझे बचपन से ही पता है, आंखें होती हैं वो सब, ठीक है। तो दोस्तों हमारा कहना है एओर्टा वो उस वाल्व की बात करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है, लेकिन इलास्टिक इतना होता है कि दोबारा से अपनी उसमें आ जाता है। मोजो की बात कर लो आप, ठीक है, सॉक्स आपके रहते हैं उसमें इलास्टिक है, मान लो आप उसे खींचोगे 10-20% भी खींचोगे पुरानी स्थिति में लौट के आ जाएगा। हाँ 50-100% खींचोगे तो मोजा ढीला हो जाएगा, ठीक है भाई। मेरे दोस्तों कान, बबलू के कान भी ऐसी हैं, खींचता हूँ मैं, ठीक है। तो भैया तुम अपने भाई बहनों के कान मत खींचना शुरू कर देना यार, कुछ भी भाई ऐसा वो जरूर मत कर देना कि जो है घर वाले मुझे गालियाँ दें, ठीक है। तो दोस्तों हमारा कहना है इन सब में इलास्टोमर्स की प्रॉपर्टी है। ये इसमें कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड फंडा आता है कि ऐसा कुछ क्यों होता है, वो कुछ लिंक पॉलीमर बनाना वगैरह, वो फिजिक्स में नहीं आता है, बट इतना मैं जरूर बता दूं, इलास्टोमर्स जो है ना, इलास्टोमर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इलास्टोमर्स डू नॉट फॉलो, ठीक है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रिलेशन, यानी इलास्टोमर्स में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, ठीक है, वो उनका कुछ अलग ही मैकेनिज्म रहता है। तो अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ बनाऊँ ना इलास्टोमर का, यानी रबर का बनाऊँ, ठीक है, इस तरह किसी चीज़ का बनाऊँ जो काफ़ी स्ट्रेच हो जाती है, तो बच्चा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। किसी इलास्टोमर के लिए ऐसे बनता है, आपकी एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर ढूंढो ना तो किसी के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ किसी इलास्टोमर्स के लिए ऐसे भी बनता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के रहते हैं, किसी के लिए ऐसे ही बनता है, ये स्ट्रेस है
और ये स्ट्रेन है, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसे भी बन जाता है। तो मेरे दोस्त अलग अलग टाइप के बनते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ऐसे हैं, अगर स्कूल में एग्ज़ाम आए, स्कूल के एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये आंसर लिख कर आना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हाँ, मैं समझता हूँ मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। मेरे दोस्तों मेरा आपसे कहना है, मुझे फिज़िक्स को बिल्कुल धरती से जोड़ के, ज़मीन से जोड़ के, ठीक है, पढ़ाना में बहुत मज़ा आता है। बच्चा इसीलिए कहता है कि फिज़िक्स में इंटरेस्ट जग गया है। मुझे उम्मीद है कि आप भी लोगों का इंटरेस्ट जग रहा होगा। लेकिन उसके साथ साथ मुझे बंसल क्लासेस में जब मैं था ना कोटा में, तब एक चीज़ बहुत कूट के सिखाई गई थी। बंसल सर, वीके बंसल सर बहुत महान टीचर हैं, बहुत महान, बहुत मशहूर टीचर हैं। उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो मैं पैर छूता हूँ उनके, ठीक है दोस्तों। उन्होंने एक बात, उनके इंस्टीट्यूट में जब मैं गया ना पढ़ाने, करीब 5-6 साल का मेरा अनुभव है बंसल क्लासेस का, तो वहाँ जब मैं गया तो उन्होंने एक चीज़ ज़रूर सिखाई कि बच्चे को होमवर्क ज़रूर कराओ। जो बच्चा होमवर्क कर लेता है ना, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बन जाता है। आज के इस वीडियो में होमवर्क नहीं है, लेकिन अगले क्लास ज़रूर आप करिएगा, डू नॉट मिस, क्योंकि उसमें मैं पूरी क्लास में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, पहली बात। और दूसरी बात, उस क्लास में असाइनमेंट भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। इस बीच पुराने जो होमवर्क हैं उनको आप पूरा करिए। शर्त मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने सब अपने भाई बहन, माँ बाप, दोस्तों से लगा रखी होगी, क्योंकि गौरव सिंह का जब भी नेक्स्ट वीडियो आता है, अगर मैं ना देखूँ इतने टाइम तक, तो मुझ पर 50 रुपये का फाइन लगा देना, ठीक है। या मान लो आप पहले से रिकॉर्डेड है वो देख रहे हो, तो आपको एक शेड्यूल बनाना होगा, खुद का खुद एक शेड्यूल बनाना होगा, ठीक है। मान लो आप 6 महीने बाद देख रहे हो वीडियो, 1 साल बाद, 5 साल बाद देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, तो दोस्त आपको वो शेड्यूल बनाना होगा। और उस शेड्यूल पर अपनी मम्मी पापा, दोस्त बहन भाई, जिसको जाना दे दो, ठीक है। हाँ, बबलू हमारा कह रहा है कि गर्लफ्रेंड को देते हैं। हाँ, तू दे दियो, कमबख्त बबलू के बच्चे मानेगा नहीं, बच्चों ये मानता नहीं है, इसको मैं कितना समझाता हूँ, ये कुछ मान के देता नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू, बाय बाय।